नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज ईडी पहुंची, या हम कहें कि ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे तो वो पहुंचे। सामने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। आज दोनों वकीलों को मैदान में उतरना पड़ा। अब एक तरीके से ये लड़ाई और इसमें जो हुआ उसमें एक चीज साफ तौर से जो दिखाई देती है वो है कि अब जो सिस्टम था वो धीरे धीरे टूटने लगा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें ममता बनर्जी की सरकार के बजाय अगर हम कहें कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की धुलाई ज्यादा हुई तो वो ज्यादा जो है वो आज हम कहें कि चर्चा का विषय रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ही क्यों? और अक्सर जब भी कोई स्वतंत्र एजेंसी या केंद्र सरकार का मामला हो तो उसमें दूसरी तरफ से कपिल सिब्बल होंगे या अभिषेक मनु सिंघवी होंगे। इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आपने देखा कि धारा 370 का मुद्दा हो, पुनर्विचार जो याचिका आई उसका, वक्फ बिल बोर्ड का जो है या संशोधन अधिनियम का, या फिर हम देखें कि एसआईआर, तो सब में यही लोग। और मैं अक्सर कहता हूं कि यही लोग क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये वकील नहीं, ये विपक्ष है। और विपक्ष जब मैं कहता हूं तो इसलिए कह रहा हूं अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता है और कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और आज भी वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोनों राज्यसभा में सांसद है। और इन दोनों के लिए आपने देखा पहले अरविंद केजरीवाल बड़ी मेहनत की कि स्वाति मालीवाल सीट छोड़ दे तो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद बनाया जाए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से एक के बाद एक घोटालों में नाम आने से लगभग हर दिन जो है वो उसको लेकर आम आदमी पार्टी के किसी नेता मंत्री को लेकर सुनवाई हो रही थी। तो ऐसे में वकीलों को मोटी मोटी जो फीस है वो कहां से देंगे? तो प्रयास किया गया लेकिन अरविंद केजरीवाल कामयाब नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल से भेजने का प्रयास किया। हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी क्रॉस वोटिंग की वजह से चुनाव हारे और फिर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में भेज दिया गया। कपिल सिब्बल चूंकि वो G23 के सदस्य रहे इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में पहुंचा दिया। अब दोनों क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों एक पार्टी, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप उनसे यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो दलीलें होगी वो पक्षपात पूर्ण नहीं होगी? यह एक जो है वो बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां हम तुषार मेहता की बात करते हैं तो तुषार मेहता वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनका जो पक्ष होगा वो भारत सरकार की तरफ से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल किस तरफ होंगे? दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील है 2013 में एक महिला वकील के साथ उनका जिस तरीके से एक तरीके से वीडियो वायरल हुआ था और किस तरीके से जज बनाने की बात तक की जा रही थी, तो वो पूरे देश ने देखा था। यह दिखाता है कि इन वकीलों का प्रभाव किस तरीके से था। और वो भी ऐसे में जब बार एसोसिएशन की रूल बुक ये कहती हो कि कोई भी सैलरी लेने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। तो दोनों सांसद है, भारत सरकार से सैलरी लेते हैं, तो फिर इनके ऊपर क्या रूल लागू नहीं होते क्या? ये एक जो है वो बड़ा सवाल है। अब आता है इसका दूसरा पहलू होता है उस पीठ में बैठे जजों के ऊपर दबाव बनाना। तो वही जो है वो किया जा रहा था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना पड़े कि वो फैसला तो सिर्फ 10 मिनट में भी दे सकते थे, लेकिन चूंकि सारा मामला ऑन रिकॉर्ड जाना था इसलिए हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसमें सुनवाई पूरी हुई। और अब जो सुनवाई होगी वो होगी 3 फरवरी को। तो मामला बड़ा गंभीर था, बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी कि ममता बनर्जी, क्योंकि सवाल यह होता है ईडी एक संवैधानिक संस्था है,
और वो जांच कर रही थी कोयला घोटाले में जिस तरीके से हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचाया गया और चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ। तो उसके केंद्र में थे प्रतीक जैन, आईपीए के इस वक्त अगर हम कहें तो प्रशांत किशोर के छोड़ने के बाद हेड। अब आज सवाल उठता है ममता बनर्जी को लेकर। तो पश्चिमी बंगाल में क्या चल रहा है? पश्चिमी बंगाल में एक तरीके से अगर हम देखें तो नजर यह आता है जैसे पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा ही नहीं है। भारत सरकार की किसी भी योजना को लागू करने से इनकार करना, हर फैसले के खिलाफ जो है वो ममता बनर्जी का खड़े होना। और जब संविधान जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं जिनको काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसमें अवरोधक के रूप में काम करना। तो आपको याद होगा शारदा घोटाला, और ममता बनर्जी की हम बात कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा नेता और मंत्रियों के नाम अगर भ्रष्टाचार में है तो वो टीएमसी है। पार्थ चटर्जी आपने देखा, एक महुआ मोइत्रा जो संसद में बैठकर महंगे गिफ्ट लेकर अपने आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है वो दुबई में बैठे दर्शन हीरानंदानी को देती है। वो पूरा देश के सामने है और एथिक्स कमेटी के सामने पेश होकर दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट तक दे रखा है, कबूलनामा तक जो है वो उसमें दिया गया है। और जहां आती है अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, सबसे जो है वो पूछताछ हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि हाईकोर्ट में आप देखिए कि हाईकोर्ट को भी किस तरीके से काम करने से रोका जा सकता है, और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसका असर क्या होगा? तो हो सकता है कि आने वाले समय में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों में इस तरीके के और भी मामले देखने को मिले। तो ईडी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, चाहे वो राजीव कुमार शारदा घोटाले पे या फिर आप देखिए साजा शेख। उस वक्त भी देखा कि किस तरीके से जांच एजेंसी के अधिकारियों के ऊपर पथराव तक किया गया। और अब यह तीसरा मामला, तो तीसरा जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी छुपाने के लिए जो है वो कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रतीक जैन के घर पे जब ईडी पहुंची तो उसके बाद दौड़ी दौड़ी पहुंची ममता बनर्जी। और जब ममता बनर्जी पहुंची तो उससे पहले पुलिस कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और मनोज वर्मा, ये दोनों वहां मौजूद थे। और आज अब टीएमसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देती है कि वो दोनों जेड प्लस सुरक्षा की, सिक्योरिटी की सुरक्षा थी, उसकी वजह से वहां थे। तो सवाल यह उठता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी में आज तक किसी मुख्यमंत्री या किसी भी नेता को जिसको यह सिक्योरिटी मिली हुई हो, उसको उस राज्य का पुलिस महानिदेशक और उस सिटी का पुलिस कमिश्नर कभी क्या सुरक्षा देते हुए देखा गया? क्योंकि वो जवान जो जेड प्लस सिक्योरिटी में शामिल होते हैं वो सुरक्षा देते हैं। और दूसरा, यह मामला सुरक्षा का था या किसी जांच एजेंसी के बीच में अवरोधक का था? क्योंकि यहां तो मामला सीधे तौर से ईडी को जांच में बाधा पहुंचाना, इसके साथ में वहां से दस्तावेज लेके गए और ईडी ने अपने जो है वो क्लियरेंस पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में दे दिया कि ईडी ने वहां से कुछ भी नहीं लिया, जो भी लिया वो ममता बनर्जी ने लिया। और यहां तक लिया कि वो सीसीटीवी फुटेज जो स्टोर होते हैं उस हार्ड डिस्क को भी लेकर चले गए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर टीएमसी, ममता बनर्जी और पश्चिमी बंगाल की सरकार अगर हम बात करें तो उस लिहाज से यह पहले ही दिख रहा था कि मामला जो है वो गंभीर है। लेकिन दूसरा, ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई और उस एफआईआर के ऊपर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ईडी की जो एफआईआर होगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना बाकी है कि वो जांच एजेंसी सीबीआई को उसकी जांच सौंपती है या नहीं सौंपती है। तो मामला एक तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अगर आप देखें तो यह कहती हुई तो नजर आती है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और बहुत बार ऐसी स्थिति भी बनी। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, आपने देखा होगा किस तरीके से उनके घरों को जलाया जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके इसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी, शुभेंदु अधिकारी से लेकर जेपी नड्डा तक। और अमित शाह को सीधे तौर पर यह कहना, धमकी देना कि वो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की जो सरकार है वो जाने दे रही है, इसलिए वो होटल से बाहर निकल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात किस तरीके के हैं।
और ऐसे में एक वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है कि लगातार संविधानिक संस्था या हम कहें कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उनको सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। और तीसरा जिसमें आते हैं आज के उसमें, तो चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरफ जाना चाहेगी? तो भारतीय जनता पार्टी इस तरफ नहीं जाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से, जिस तरीके से सुसाइडल बॉम्ब हम कह सकते हैं या हम कहें कि हेमंत सोरेन जैसी स्थिति हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं चाहेगी कि खुलकर जो है वो सामने आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक एक जो टिप्पणी है वो चुनावों में ममता बनर्जी पर भारी पड़ेगी, ये जो है वो स्वाभाविक तौर से दिखाई दे रहा है। और अब तक इस मसले में अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी, मनोज वर्मा और पुलिस कमिश्नर, जिनको हटाने की पहले ही जो है वो ईडी के द्वारा मांग की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से जो दबदबा था पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है। और स्पेशली अगर हम देखें तो सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पद ग्रहण करने के बाद जो हालात बदले हैं उसमें एक के बाद एक जो है वो विपक्ष अपना जो नैरेटिव बनाने का जो प्रयास करता है उसमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के इसको अगर आप देखोगे पूरे मामले को, तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, मुझे लगता है कि टीएमसी से ज्यादा अगर किसी की धुलाई हुई है, किसी की दलीलों की धुलाई हुई है, तो वो इन दोनों वकीलों की हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।